से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। प्रवक्ता का अध्याचन जाने के बाद उसका विज्ञापन भी प्रेषित हो चुका है और आपने देख लिया होगा बच्चों 613 पदों पे विज्ञापन आयोग के माध्यम से प्रेषित मतलब निकाला जा चुका है और अब आप लोग अपनी पूरी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, प्रीलिम्स इसका चूंकि आपने देखा होगा जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो जो कैलेंडर था उसमें प्रस्तावित तिथि 6 अप्रैल की है और उसके बाद मान के चलिए आप 3 से 3.5-4 महीने के अंदर आपकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। आप लोग डेली अखबारों में देखते होंगे तो शासन को भी पता है, आयोग भी जानता है, सरकार के भी निर्देश होंगे कि इस भर्ती को जल्दी प्रक्रिया इस भर्ती को कंप्लीट करना है। चूंकि प्रीलिम्स डिले होने का कारण ये है आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा क्योंकि उसका शेड्यूल बिजी है बच्चों। इससे पहले आयोग ने जो अपना कैलेंडर जारी किया उससे पहले की जो भर्तियां उसको कंप्लीट करना है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा जो मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्री के साथ साथ मेंस का पेपर यानी दोनों पेपर साथ लेके चलिए। बाद में जब आप 15-20 जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग में पहुंचेंगे तो 2 माह का समय बहुत है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अगर आप अभी से मुख्य परीक्षा साथ लेके चल रहे तो प्रारंभिक परीक्षा लास्ट के 2 महीनों के लिए काफी है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्क्रीनिंग कंप्लीटली बंद कर दी जाए, यानी स्क्रीनिंग भी साथ लेके चलना। कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा बच्चों क्योंकि 60-70 हजार बच्चे तो हैं ही बीएड वाले। अब सभी फॉर्म भरते हैं, साथ ही साथ ग्रुप सी की भी तैयारी करते हैं और ग्रुप सी की जो तैयारी करता है उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज रहता है, चाहे उत्तराखंड का पोर्शन हो, हिंदी का पोर्शन है या आपका जो सामान्य ज्ञान जितना वहां पूछा जाता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये वीडियो चूंकि अब मैं ऐसे हर सब्जेक्ट का तो बता नहीं सकता हूं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा यानी जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं और इस चीज को फॉलो करिएगा। और जो मेरे माध्यम से आपको क्लासेस दी जाएंगी फिलहाल कोई चांसेस नहीं है, ठीक है, क्लासेस आने का, क्योंकि शेड्यूल बिजी है मेरा भी, कुछ आप लोग सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो मेन आपको मैं टारगेट बताऊंगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से लेके चलना है, उस चीज को आप लोग फॉलो करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप जानते हैं बच्चों 150 नंबर की आपकी अगर प्रारंभिक परीक्षा है तो कहीं ना कहीं यानी स्क्रीनिंग है तो आपकी सब्जेक्ट वाइज बनती है इसमें कट ऑफ, यानी सब्जेक्ट वाइज आप किसी भी एग्जाम को देखिए आपकी प्रवक्ता की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो लगभग सबसे कम कट ऑफ जो जाती है वो इन्हीं एग्जाम में जाती है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री की अलग कट ऑफ बनेगी, ज्योग्राफी की अलग बनेगी, पॉलिटिकल साइंस की अलग बनेगी, हिंदी अलग बनेगी, इंग्लिश अलग बनेगी, मैथमेटिक्स अलग बनेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री सब अलग बनती है। तो चूंकि आपकी फाइट किसके साथ है, एक तो बच्चा क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, दूसरा क्या होना चाहिए उसका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, तीसरा उसका सब्जेक्ट, यानी ये 3 चीजें हैं आपके साथ। यानी आपको जिस बच्चे से प्रीलिम्स यानी स्क्रीनिंग परीक्षा में फाइट करनी है वो आपका पीजी को सारे फॉर्म भरेंगे पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड प्लस सब्जेक्ट, यानी आपको ऐसे बंदे ढूंढने हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, बीएड भी हो और आपके सब्जेक्ट वाला भी हो और प्रवक्ता का फॉर्म भी भरे। ठीक है, अब आप देखना क्योंकि लगभग हर सब्जेक्ट में ये जो संख्या पहुंच जाएगी 6000, 5000, 4000 ऐसी पहुंच जाती है, तब जाके वो लगा लो आप 15-16 सब्जेक्ट होते हैं या 12-13 जिसमें हो सकता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा नंबर होते हैं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में भी नंबर ठीक होता है, ज्योग्राफी में ठीक, लेकिन इकोनॉमिक्स में कुछ कम नंबर आ जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले उसमें थोड़ा स्लाइटली कम नंबर होता है। तो आपको फाइट अपने सब्जेक्ट वालों के साथ करनी है। अब ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि स्क्रीनिंग परीक्षा है, ऐसा नहीं कि हमारे मार्क्स इसमें जुड़ने वाले, हमें क्वालिफाई करना होता है। अगर आप पुराना ट्रेंड देखेंगे, पिछले बार की एग्जाम देखेंगे, स्क्रीनिंग परीक्षा जो होती है उसकी कट ऑफ अगर आप चेक करेंगे 80 नंबर, 75 नंबर, 70 नंबर आउट ऑफ 150, कहीं 85, कहीं 90, कहीं 92, कहीं 93, यानी आप अगर 60% स्कोर करते हैं तो आप लगभग श्योर मान के चलिए। अब क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी डिपेंड करते हैं ना, एक ही पद है आपके सब्जेक्ट में तब तो 60% में नहीं हो सकता है ना, तब तो हो सकता है कि 110 नंबर भी कट ऑफ कम पड़ जाए, लेकिन जैसे 10-15 पद या 20 पद आपके या 20 से 25 पद आपके सब्जेक्ट में या इससे ऊपर के जो हैं तो 60% स्कोर बहुत होता है बच्चों। अब आप देखना चूंकि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन 40 मार्क्स का है, ठीक है, आपने देखा होगा शिक्षण अभिरुचि वाला, उत्तराखंड इसमें लगभग 30 नंबर की आती है बच्चों, आपने चेक किया होगा। 20 नंबर के आसपास इसमें हिंदी पूछी जाएगी, 25 के आसपास इसमें हल्की फुल्की मैथ्स और रीजनिंग, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है। ठीक है, तो कितना हो गया 40 और 30 70, 90 और 25 कितना हो गया 115। इसके अलावा लगभग 35 नंबर की आपकी करंट अफेयर, जीएस यानी सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन पूछता है ये रहता है। अब आपको क्या करना है, पहला पोर्शन है 40 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड। आप मार्केट जाइए क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, आप बीएड वाले छात्र हैं, आपको यह पता होगा कि आपके बीएड की क्लासेस के दौरान टीचिंग एप्टीट्यूड की कौन सी किताबें वहां पे चलती थी और आप अपने सिलेबस को विदाउट सिलेबस अगर आपने पढ़ दिया गई फिर भैंस पानी में, कंफर्म मान के चलिए। सिलेबस के बिना पढ़ने वाला छात्र या जो बिना सिलेबस के कुछ भी पढ़ देता है
मेहनत तो पूरी करता है, टाइम तो पूरा देता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि मैं पढ़ क्या रहा हूं, एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने से बेहतर है सबसे पहले आप, चूंकि आयोग की वेबसाइट पे इसका सिलेबस अवेलेबल है, यानी आपका जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उसी में इसके लास्ट में आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा सिलेबस होगा। और अपना फॉर्म अच्छे से भर लेना, फॉर्म मिस्टेक मत करना, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखना टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, कितने शिक्षा आयोग दे रखे हैं, क्या मुदालियर आयोग है, राधाकृष्णन आयोग है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है, या जो भी आपका आरटीई है, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, या आपके अलावा जितने भी अपने आप में यहाँ पे कमीशंस दिए गए हैं वो कौन तैयार करेगा, आप तैयार करेंगे। तो मार्केट में जाइए, या आपने जो बीएड के दौरान टीचिंग एप्टीट्यूड की किताबें देखी थी उसमें से आपको ये पोर्शन मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए आपके इसके बाकायदा आप किसी दिन अगर मार्केट जाते हैं तो अपना सिलेबस हाथ में लेके जाइए, उनसे पूछिए जो बुक सेलर है उनसे कहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड की किताब चाहिए मुझे, जो या कमीशंस की चाहिए ना, जो आपका एग्जाम में है आपके सिलेबस में वो दिखा देते हैं। देन मैच कीजिए कि आपका राधाकृष्णन, मुदालियर या कोठारी कमीशन या अपने आप में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा नीति जो भी है वो टॉपिक क्या आपके सिलेबस के उस किताब में है या नहीं। इफ यस तो आप उसको परचेज करके लेके आइए। मैं क्योंकि इसमें बहुत सी किताबें बच्चों इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसमें उलझन वाली चीज है। अगर मैंने भी इसमें अगर ऑब्जर्व किया था लास्ट टाइम मैंने देखा था इसमें जो किताबें हैं वो क्या है ना, एक जगह सारा कंटेंट नहीं है। जैसे आपको 40% किसी किताब में मिलेगा, 60% कहीं और मिलेगा, 60 कहीं और मिलेगा तो 30 कहीं और 10 कहीं, इस प्रकार से। तो कुछ टॉपिक तो इवन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको इंटरनेट से तैयार करने पड़ेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। तो ये पोर्शन बच्चों स्कोरिंग है, अगर आप थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो ये आपका स्कोर बहुत अच्छा कर देता है। 40 में से आप 30 नंबर भी ला सकते हैं इसमें, 30, 32, 35 नंबर। और ढंग से नहीं पढ़ा इसमें नैया डूबने में भी देर नहीं लगेगी, ठीक है। ये 15-20 नंबर से ऊपर भी नहीं खींच पाओगे। तो सबसे पहला जब आपका 6 अप्रैल तक आपका एग्जाम है, पर डे आप क्या कीजिए, लगभग 40 से 45 मिनट आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़िए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है ये तो अपनी जगह है ही है। इसके अलावा अगर आपका स्क्रीनिंग ही क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि स्क्रीनिंग में बच्चे बाहर तो होंगे ही ना, आप मान के चले 8-10 हजार बच्चे मुख्य परीक्षा देंगे सभी सब्जेक्ट्स को मिला के, बाकी कहाँ गए वो 40-50 हजार, यानी बाहर तो होंगे ही। कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा है, इससे पहले कि वो बाहर होने वालों में आपका नंबर आ जाए पहले सतर्क हो जाना। अभी से इसको ये मत सोचना कि मैं लाइटली ले लूं, हो जाएगा अभी बहुत समय हो जाएगा। समय जाने में समय नहीं लगता बच्चों। अभी आपका एक दौर था कि आप परेशान थे कब प्रवक्ता आएगा, कब प्रवक्ता की विज्ञापन जारी होगा, और एक ऐसा टाइम आ गया प्रवक्ता का विज्ञापन भी आ गया। कुछ दिनों बाद आपका प्री भी हो जाएगा। उस दिन अगर रोने से बेहतर है अभी से काम कर लो, सब्जेक्ट लेके चलो। मैंने आपको बताया कि अभी फिलहाल के लिए रेशियो रखो 70 और 30 का। 70% अभी स्क्रीनिंग को दो, 30% अभी किसको दो, अपने सब इसको दो, प्रीलिम्स को। जैसे ही आप जनवरी मिड तक पहुंचोगे तो आपका प्रीलिम्स जहां से अच्छा हो गया, आपको लगा कि यार हाँ, या आप दिसंबर तक ही मान के चलो, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर तक मान के चलो। अगर आपको लगा कि यार आपका प्री, आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया, तो आप उल्टा कर देना, फिर आप खाली 50-50 या 30-60-40 कर देना। फिर आप सब्जेक्ट को भी थोड़ा टाइम दे सकते हो, क्योंकि प्री आपका दोहराने का टाइम आ जाएगा। यानी प्री में जहां से आप रिविजन के फेज में पहुंच जाओगे, देन आप प्री को टाइम कम देना, साथ साथ सब्जेक्ट लेके चलना। और वो कब तक लेके चलना, लगभग 15 फरवरी तक, ठीक है। उसके बाद आप 1.5 महीने फिर प्री में आ जाना, मुख्य परीक्षा कंप्लीट बंद कर देना। तो पूरा अगर आपको मैं बताऊं, जैसे अब ये अक्टूबर 20-21 अक्टूबर है आज, यहां से अगर आप 31 दिसंबर तक अपना शेड्यूल ऐसे लेके चलते हैं कि 70% आपको स्क्रीनिंग देना है और 30% आपको किसको देना है, सब्जेक्ट को। उसके बाद आप क्या करना बच्चों, जैसे ही आपका रिवीजन का फेज आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ अब मैं प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करना शुरू कर रहा हूं, तो आप क्या करना, जनवरी आते ही लगभग 15 फरवरी तक, यानी 45 दिनों तक आप क्या कर देना, 50-50%, यानी 50% सब्जेक्ट को देना, 50% आप स्क्रीनिंग को दे देना। या आपको लगेगा कि आप कंफर्टेबल हो तो आप 60% सब्जेक्ट को दे देना, 40% टाइम अपना टोटल किसको देना, प्रीलिम्स को। उसके बाद जैसे 15 फरवरी आती है, 1-1.5 महीना बचता है, जितना हो सके फिर आप प्री को टाइम देना, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन दोनों चीजों से फायदा होगा, ठीक। अब आप ये तो मैंने आप बताया उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड बच्चों सिलेबस में टॉपिक दिए हैं, जैसे उत्तराखंड में राज्य निर्माण आंदोलन, वन आंदोलन, परीक्षावाणी के अलावा कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है। आप परीक्षावाणी पढ़ के जाते हैं, उस जब आपका ये प्री होगा आपका, उस समय आपका विंसर ईयर बुक 2026 भी आ चुकी होगी, ठीक है। एक साल आगे का लिखते हैं ना, वो होगा उसमें 24 का कंटेंट आएगी, वो 25 स्टार्टिंग में लिखा, 26 होगा, 25 कुछ ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो आपका विंसर ईयर बुक और उत्तराखंड परीक्षावाणी मोर देन इनफ है बच्चों, क्योंकि स्क्रीनिंग है, विंसर ईयर बुक
स्क्रीनिंग परीक्षा है, स्क्रीनिंग में बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछते हैं। आप परीक्षा वाणी भी ऐसा नहीं कि सब पढ़ दो, आप सिलेबस में चेक करो, वन आंदोलन, राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड में उत्तराखंड की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, हल्का फुल्का चंद राजवंश, पंवार राजवंश, अनावश्यक नहीं पढ़ना है, कुछ फायदा नहीं होगा। अभी भी कह रहा हूं, नाम ही स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग कट ऑफ 60 नंबर, 70 80 85 90 इसी के आसपास कट ऑफ जाती है, बहुत हार्ड नहीं पूछता। अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, आप थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज है उत्तराखंड का, तो आप काम कर जाएंगे इसमें, ये बहुत टफ नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो विंसर ईयर बुक और परीक्षा वाणी मोर देन इनफ है इसके लिए सोर्सेज। और जहां तक मैं बता रहा हूं, विंसर ईयर बुक अभी परचेज मत करना, आप इसको जनवरी या फरवरी में लेना, जब आपका एग्जाम होने वाला होगा। उससे आपका करंट अफेयर, कुछ सरकार के आंकड़े, ये सब चीजें आपके यहां से बन जाएंगी, ठीक है। 20 नंबर की हिंदी बहुत बेसिक लूसेंट हिंदी लीजिए, आराम से पढ़िए, कुछ नहीं आने वाला है इसमें, समास वगैरह, विलोम, पर्यायवाची, यही आने वाले, कोई व्याकरण नहीं है उसमें। ऐसा नहीं कि स्वर संधि, ये सॉरी संधि कह रहा हूं, ये आपका व्यंजन वगैरह, ये सब चीजें नहीं होंगे, उसमें बेसिक होगा, विलोम होगा, वर्तनी शुद्ध होगा, इसके अलावा कुछ पर्यायवाची शब्द होंगे, कुछ एक आपका समास होगा। बहुत बेसिक हिंदी है बच्चों, लूसेंट की हिंदी ग्रामर लीजिए, आराम से उसको पढ़ना शुरू कीजिए, लेकिन डेली सिलेबस के हिसाब से पढ़ना, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग का जहां तक पोर्शन है बच्चों, अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत ज्यादा समय मत देना इसको, आप बेसिक चीजें मैथ्स रीजनिंग की सीख के जाइए, कुछ कैलकुलेशन वगैरह देख के जाना। इसमें अगर आप हार्ड मैथ्स रीजनिंग पढ़ेंगे तो नहीं आने वाला आपका काम, आप इसमें रीजनिंग को ज्यादा फोकस करना। आप 25 में से 8-10 नंबर भी अगर आप रीजनिंग मैथ से मिला के ले आते हैं, कुछ जैसे एक आध कैलेंडर के क्वेश्चन कर लिए, कुछ त्रिभुजों की गणना करना सीख लिया, यानी फिगर काउंटिंग वाला, ठीक है, इसमें कितने कौन सा है, और इस तरीके से कुछ बेसिक चैप्टर हैं, कुछ घड़ी का कर लिया, या अपने आप दिशा परीक्षण है, या रक्त संबंध है, इस टाइप के जो परफेक्ट आते ही आते हैं जिससे क्वेश्चन पेपर में, वो करके जाना। या बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट है, या ये सब चीजें, ये अब इसमें आपने हाई फाई चैप्टर पढ़ दिया, नहीं सर मैं तो 2D भी पढ़ूंगा, 3D भी पढ़ूंगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ूंगा सर, और बोला कि नहीं सर मैं तो बस बहुत मैथ्स मेरी अच्छी है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट सारा चाहिए, कुछ फायदा नहीं होगा, खाली टाइम बर्बाद करना है। रीजनिंग को ज्यादा समय देना। मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है तो देखने की जरूरत है ही नहीं, मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो इसमें टाइम देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास स्कोरिंग के लिए बहुत कुछ है, आप इसके भरोसे मत रहना। अगर आप 25 नंबर की मैथ्स रीजनिंग के पीछे पड़ गए, तब भी अगर आपको नहीं आने वाली, तब भी नहीं आने वाली, वो आने वाली होगी, आपका काम वहीं पर बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं उसमें रीजनिंग के सेलेक्टेड टॉपिक, मैथ्स रीजनिंग का सीधा सीधा फॉर्मूला अपनाइए, रीजनिंग के सेलेक्टेड टॉपिक जो आप कंफर्टेबल है, या मैथ्स के कुछ एक सेलेक्टेड टॉपिक, ठीक है। अब आता है बच्चों जीएस करंट अफेयर, क्योंकि 35 नंबर की जीएस है, किताब कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, आप देखना। जैसे उसमें जो सबसे पहला काम आपका सिलेबस, जैसे आपका मौलिक कर्तव्य दिया होगा सिलेबस में, तुरंत उसको तैयार कीजिए। आपका राज्य नीति निर्देशक तत्व दिया होगा, उसको तैयार कीजिए। आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिया है, उसको तैयार कीजिए। उसको आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया, बौद्धिक संपदा का अधिकार, उसको तैयार कीजिए। आपका शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, आपको क्या करना है, सबसे पहले जीएस के जो सिलेबस के टॉपिक दिए, जिसका प्रॉपर नेम खोल के लिखा है सिलेबस में, उसको तैयार कीजिए। उसके लिए आपका इंटरनेट अवेलेबल है, आप किताबों के पीछे पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं। और इसके अलावा आप लूसेंट लेवल भी अगर आप तैयार करके जाते हैं ना, जैसे आपने कहा मौलिक कर्तव्य, आपको सिलेबस में दिया है फंडामेंटल ड्यूटी दिया है, तो अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना है, आप क्या कीजिए, सीधे सीधे लूसेंट की किताब खोलिए, उसमें देखिए कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, किस समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश को इंट्रोड्यूस किया था, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, कितनी बार इसमें अमेंडमेंट करके कौन सा नया जोड़ा गया, स्टार्टिंग में कब जोड़े गए थे, ये सब चीजें आपने तैयार किया, बंद कर दिया। हाईलाइट कीजिए अपने सिलेबस के टॉपिक को। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहूंगा, जो मैंने आपका 31 दिसंबर तक का समय लिखा है, आप ना सिलेबस के टॉपिक को हाईलाइट करके जितने आपको मिल रहे हैं, फिर उसके बाद जो होगा आपका विविध, ठीक है। इस दौरान जब आप ये पोर्शन करेंगे तो लूसेंट से काफी है बच्चों। ये अगर आपने 35 नंबर की जीएस लूसेंट जीएस ले ली तो बहुत है, या आप, मैं क्योंकि इसमें घट्टा चक्र वगैरह सजेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा हो जाएंगी किताबें, ठीक है। तो 35 नंबर की जीएस के लिए लूसेंट बहुत है, लेकिन सिलेबस का टॉपिक आपको इंटरनेट से पढ़ना पड़ेगा। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको यहां नहीं मिलने वाला है कि आप बौद्धिक संपदा का अधिकार कहां से तैयार करेंगे, विश्व जो अपने आप व्यापार संगठन है उसकी पॉलिसी के अंदर सब चीज आती है, वो कहां से तैयार करोगे, ठीक है। वो तो आपको इंटरनेट वगैरह का सहारा लेना ही पड़ेगा ना, अगर आपको सहारा लेना है तो आपको उसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा पोर्शन है 150 नंबर का। अब क्या करना,
जैसे आप शेड्यूल बनाते हो, सबसे पहले ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट एक साथ खोल दिए, टीचिंग एप्टीट्यूड पे काम कीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ एक और सब्जेक्ट लेके चलिए। और मेरे हिसाब से क्योंकि जो आपका दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ ये वाला पोर्शन, हिंदी वाला। हिंदी का जैसे समाज सीख लिया आपने, क्योंकि एक एक दो दो नंबर बहुत कीमती होते हैं वहां पे। जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी जैसे आप पढ़ोगे, दोनों जब समाप्त हो जाएंगे आपका लगभग 8-10 नवंबर के आसपास तक, उसके बाद आप उत्तराखंड के साथ ये मैथ्स रीजनिंग या जीएस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब जीएस वगैरह बेसिक बेसिक चीजें जो आपको सिलेबस में मिलती रहेगी, पर डे पढ़ लीजिए। नहीं अगर आपको आता, क्योंकि समय बहुत है बच्चों, और कोई भी कठिनाई या कोई भी परेशानी आती है बच्चों, आज के टाइम पे बहुत सोर्सेज हैं कि आप उसको कवर कर सको। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी, आप इस चीज को साथ लेके चलोगे। आपको देखना है, आपको पूरी प्लानिंग करनी है। ऐसा मत कर देना कि सारा अभी से फ्री को टाइम दे रहे हो, या ऐसा कर रहे हो कि सारा सब्जेक्ट के विषय पढ़ो। दोनों को साथ लेके चलना है। टाइम मैनेजमेंट मुझसे बेहतर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी परिस्थितियां पता है, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। आप फॉर्म फिल करेंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि प्रवक्ता बनके या प्रवक्ता में आपका फाइनल चयन हो। उसके बाद आप ये खुशखबरी सुनाएं कि सर हमारा प्रवक्ता में हो गया। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।